बसपा की बैठक में बवाल हो गया है। नामांकन से पहले हाई वोल्टेज ड्रामा यहां पर हुआ और नामांकन को लेकर आपस में ही कार्यकर्ता भिड़ गए। बवाल का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये सभी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सहारनपुर से तस्वीरें। नॉमिनेशन से पहले हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। सभी कार्यकर्ता आपसी बहस में उलझे हुए नजर आए। जबरदस्त हंगामा यहां पर चला। बसपा की बैठक में किस तरह से बवाल हुआ ये देखिए, सीसीटीवी फुटेज सामने आई है और नॉमिनेशन से पहले की ये तस्वीर। बहुजन समाज पार्टी की बैठक में किस तरह बवाल हुआ, ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। दोनों ही सीसीटीवी फुटेज हैं और देखिए कार्यकर्ता किस तरह आपस में ही भिड़ गए। एक तरफ धक्का मुक्की हुई, बातचीत बढ़ी, बहस हुई और उसके बाद धक्का मुक्की की भी नौबत आई। भीड़ इकट्ठी हो गई और किस तरह एक दूसरे को धकेलते हुए यहां पर कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए कल नॉमिनेशन का दिन था और उस दिन बसपा की बैठक में नॉमिनेशन से पहले जो बैठक हुई, कैसे कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज, मीटिंग के दौरान की तस्वीरें। यहां पर बहस चल रही है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। और दूसरी तस्वीर में जो कि इमारत के बाहर की है, आप देख सकते हैं कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। धक्का मुक्की हुई, बात ज्यादा बढ़ गई। बसपा की बैठक में किस तरह बवाल हुआ, मीटिंग रूम के अंदर और बाहर, दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का अपडेट आपको दे देते हैं। 18 जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों पर फैसला तय हो गया है। 17 सीटों पर भाजपा निर्विरोध जीत रही है तो इटावा में सपा के अंशुल यादव का जीतना तय है। कुल मिलाकर पश्चिमी यूपी की 6 सीटें, पूर्वांचल की 6 और अवध की 5 सीटों पर तस्वीर साफ हो गई है। तो 75 जिलों में 18 जिलों की तस्वीर साफ हो गई है। निर्विरोध रूप से 17 कैंडिडेट भाजपा के और 1 कैंडिडेट जो है वो समाजवादी पार्टी का जीतने जा रहा है। पश्चिमी यूपी की 6, पूर्वांचल की 6 और अवध की 5 सीटों पर निर्विरोध जीतना तय है। 3 जिलों में सपा का नामांकन रद्द हुआ। 11 जिलों में कैंडिडेट्स नामांकन करने नहीं पहुंचे। कुल मिलाकर यूपी जिला पंचायत की 18 सीटों पर तस्वीर स्पष्ट है। बीजेपी के 17 प्रत्याशी निर्विरोध रूप से जीतने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी का 1 प्रत्याशी इटावा से अंशुल यादव, उनकी जीत तय मानी जा रही है। सीधे अब आपको लिए चलते हैं चर्चा के लिए। हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन उपाध्याय आगरा से हमारे साथ हैं, इसके अलावा नीतीश पांडे वाराणसी से और साथ ही शैलेश अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। सीधा रुख करेंगे सबसे पहले नितिन उपाध्याय का। नितिन, यहां पर कैसे सियासी समीकरण बैठ रहे हैं? कल नॉमिनेशन का दिन था, क्या यहां से भी कोई सियासी और नाटकीय तस्वीर सामने आई? देखिए, बिल्कुल इस मामले में पूरी तरह से कहा जाए, सबसे ज़्यादा सदस्य अगर आगरा में बीएसपी के थे। बीएसपी 20 सदस्यों का दावा कर रही थी। दूसरे नंबर पर बीजेपी थी, लेकिन बीजेपी को वॉकओवर दे दिया है बीएसपी ने और निर्विरोध निर्वाचन का रास्ता साफ हो गया है। 29 तारीख नाम वापसी की डेट है, लेकिन चूंकि कल 3 बजे तक केवल एक ही नामांकन हुआ है, वो बीजेपी के यानी जो पूर्व जो विधायक हैं राजेंद्र सिंह, उनकी पुत्र वधू शमशाबाद के 36 वार्ड से आती हैं, उनका डॉक्टर मंजू भदौरिया का जो नामांकन हुआ है। तो कुल मिला के इसके लिए अब यह है कि उनका निर्विरोध निर्वाचन पूरी तरह तय है, क्योंकि दूसरा कोई प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने यहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं रामगोपाल बघेल, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी गई है आगरा की। तो कुल मिला के सवाल यही उठता है कि जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण में पूरे अगर ब्रज क्षेत्र में देखा जाए तो रजनीकांत माहेश्वरी जो क्षेत्र अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि हम 12 जो हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष हैं ज़्यादातर सीटों को जीतेंगे। तो ये नज़र होता हुई नज़र आ रहा है। हालांकि कुछ ऐसे ज़िले हैं जैसे एटा है जहाँ ज़बरदस्त तरीके से खींचतान चल रही है, फिरोजाबाद है जहाँ दोनों तरफ से नामांकन हुआ है, या और कासगंज है, ऐसे जो ज़िले हैं वहाँ छोड़ दिया जाए तो
बाकी कई सारे जो जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बीजेपी ने जो काबिज होने का जो रास्ता है वो सीधा सीधा तय हो गया है। तो कुल मिला के कहा जाए जबरदस्त तरीके से देखिए 2015 में जब ये इलेक्शन हुए थे तो कहा जाता है कि 75 में से 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी या उनके समर्थित जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो काबिज हुए थे। और ऐसे में धनबल बाहुबल के खेल के साथ ही जो पार्टी सत्तारूढ़ होती है उसका सबसे ज़्यादा इस पर कहा जाए असर रहता है। लेकिन कई जगह ऐसे देखा गया है कि अभी हाल ही में जो 2 मई को नतीजे आए तो ये देखा गया कि समाजवादी पार्टी के जो जिला पंचायत सदस्य हैं सबसे ज़्यादा हैं बीजेपी दूसरे नंबर पे छोड़ दी गई। और समाजवादी पार्टी में इसको लेकर उत्साह था समाजवादी पार्टी, लेकिन भले ही जिला पंचायत सदस्य ज़्यादा जीते गए हों लेकिन जो पूरी तरह से कहा जाए जो सेटिंग है, जो पूरी तरह से जो चौसर पर कहा जाए जो प्यादे बैठाने का जो खेल होता है, बिल्कुल शतरंज का जो खेल होता है, उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं गड़बड़ाती हुई नजर आई है। इसलिए कई जगह तो उनके प्रत्याशियों का नामांकन नहीं हुआ, कई जगह उनके जो प्रत्याशी हैं वो उनका कहा जाए पर्चा खारिज कर दिया गया है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जिस तरीके से कल अखिलेश यादव ने 11 जिलों के जिलाध्यक्षों को हटाया है, उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए हैं। तो कुल मिला के कहा जाए चुनावी बेला विधानसभा चुनाव से पहले ये जो चुनाव है बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। देखिए ये तो स्पष्ट है कि जिस तरह से ये डायरेक्ट चुनाव नहीं तो समाजवादी पार्टी के भीतर भी इस बात को लेकर नाराजगी, अखिलेश यादव ने नाराजगी इस बात को लेकर जताई कि जब पंचायत सदस्य उनके पास ज्यादा हैं तो ऐसे में अध्यक्ष पद के लिए इस तरह से उलटफेर कैसे हो गया। हमारे साथ नीतीश पांडे भी जुड़े हुए हैं वाराणसी से, और नीतीश ने थोड़ी देर पहले ये बड़ी अपडेट हमें दी है कि यहां पर भी अब निर्विरोध रूप से भाजपा का ही प्रत्याशी जीतने वाला है जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट। नीतीश, कैसे संभव हो पाया ये? सत्ता का ये चुनाव है आस्था, और सत्ता के इस चुनाव में दिलचस्प मोड़ सामने आए। अगर कल की बात कर ले तो कल जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिस तरह से वहां पे नामांकन दाखिल करने पहुंचे और थोड़ी ही देर बाद वो ये कहते हुए सामने आते हैं कि हमारा पर्चा निरस्त करने की कवायद शुरू हो गई है। दोनों पक्षों की ओर से, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के विरोध में आपत्ति पत्र दाखिल किया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया। देर रात जिलाधिकारी का, हम जैसे कि एबीपी गंगा लगातार दर्शकों को बता रहा था, लगातार अपडेट दे रहा था, और देने के साथ ही लगातार ये भी बताया जा रहा था कि थोड़ी ही देर में क्या है सस्पेंस वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब सस्पेंस क्लियर हुआ, सस्पेंस पूरी तरह से क्लियर सब होकर सामने आया, तो उसके बाद जिलाधिकारी वहां से निकल गए, बातचीत नहीं किया। और जब मनोज राय धूपचंडी पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के बाहर निकल कर आते हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना होता है कि हमारा पर्चा निरस्त कर दिया गया है, उनके कई आरोप होते हैं। उनका आरोप ये होता है कि जब हमारी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य अपने ही उसी प्रमाण पत्र पर अपना पहला चुनाव लड़ के आई थी, तो उनका जो प्रमाण पत्र है वो दोबारा गलत कैसे हो जाता है। ये सारे आरोप उन्होंने लगाए और इसके साथ ही कहा है कि पार्टी आला कमान से वो बात करेंगे, इसके बाद चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे और हो सके तो कोर्ट में भी जाएंगे। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या आज जमीन पर समाजवादी पार्टी का कोई प्रदर्शन दिखाई देता है, क्योंकि इस पूरी जो घटना है, इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी के खेमे में जबरदस्त आक्रोश है आस्था। हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं आज दिन में जमीन पर उतरकर प्रदर्शन भी करें आस्था। जी हाँ, बिल्कुल। और इस तरह के प्रदर्शन कल नॉमिनेशन के दिन से ही देखने को मिल रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर बैठकर धरना दे रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। रुख करेंगे अनुभव शुक्ला का, लखनऊ से हमारे साथ है। अनुभव, वहां क्या तस्वीर आपको देखने को मिल रही है, वहां समीकरण क्या कह रहे हैं? देखिए, लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ पर दोनों पार्टियों की तरफ से जो अपना नॉमिनेशन है वो किया गया। समाजवादी पार्टी की तरफ से विजय लक्ष्मी, जो मोहनलालगंज के समाजवादी पार्टी के विधायक अमरीश से उनकी पत्नी, उन्होंने किया है, और बीजेपी से आरती रावत ने किया। वार्ड नंबर 25 से आरती निर्दलीय के रूप में जीती थी, लेकिन बीजेपी ने जो अपनी रणनीति में चेंज किया तो आरती को बीजेपी ज्वाइन कराई और अपना कैंडिडेट बना दिया, क्योंकि लखनऊ की जो सीट है वैसी महिला के लिए रिजर्व है। और अब यहाँ पर तो इलेक्शन होगा। कल जिस तरीके से नामांकन का दिन था, 3 बजे तक नामांकन हुआ, उसके बाद स्क्रूटनी हुई। 18 जगह अब ऐसे हो गए, 18 जिले जहां पर कि कोई चुनाव नहीं होगा, वहां निर्विरोध निर्वाचन तय है। 29 तारीख को 3 बजे के बाद उन लोगों को जीत का सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा। और अब बचते हैं 57 जिले, यानी यहाँ पर जो है वो अब चुनाव होंगे। 3 तारीख को चुनाव होगा। कल राज्य निर्वाचन आयोग ने जो आंकड़े जारी किए उसके मुताबिक 160 नामांकन 75 जिलों में
हुए थे और इनमें से 6 जो है वो इनवैलिड हो गए यानी अवैध हो गए और 154 नामांकन पत्र सही पाए गए। तो ज़्यादातर जगहों पर देखिए, जो 17 जगहों पर जहाँ बीजेपी जीती उनमें 11 में तो वो जिले जहाँ पर सिर्फ सिंगल नामांकन हुआ, यानी बीजेपी के कैंडिडेट नहीं केवल नामांकन किया, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट नामांकन कर ही नहीं पाए। कहीं पर वो देर पे पहुँचे तो कहीं पर उनके प्रस्तावक नहीं मिले और इसके अलावा 5 जगहों पर जो पर्चे जो सपा के थे वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ गलतियाँ थी, इसलिए वो इनवैलिड हो गए। और यही वजह रही कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने तुरंत ही 11 जिलों के जो उनके जिला अध्यक्ष थे उनको पद से हटा दिया। यानी ये मैसेज है शायद समाजवादी पार्टी के पास, अखिलेश यादव के पास, कि उनके जो जिला अध्यक्ष हैं वो शायद वो उस दबाव को नहीं सह पाए, प्रशासन के दबाव को नहीं सह पाए, सही ढंग से चुनाव मैनेजमेंट नहीं कर पाए और इसीलिए उन्होंने 11 जिला अध्यक्षों पर ये कार्रवाई की है। लेकिन अब जो 57 जिले बचे हैं, यहाँ पर जब इलेक्शन होगा तो ये देखना होगा कि किसका जो चुनावी मैनेजमेंट है वो कितना मजबूत है, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पर अगर हम कहें तो बीजेपी के सदस्यों की संख्या कम है, समाजवादी पार्टी या निर्दलीयों की संख्या ज़्यादा है। और ऐसे में बीजेपी 18 जिलों की अगर हम बात कर ले जहां पर फिलहाल तय हो गया है कि कौन बनने जा रहा है अध्यक्ष, उनमें से 17 बीजेपी और 1 समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो है वो अध्यक्ष बनने जा रहा है। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। उधर यूपी में 75 जिला पंचायत अध्यक्ष सीटों के लिए होने वाला चुनाव अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर जा पहुंचा है। नॉमिनेशन के दिन ही 75 में से 18 सीटों के नतीजे भी साफ हो गए। इनमें से 17 सीटों पर बीजेपी की जीत तय है, जबकि 1 सीट पर समाजवादी पार्टी को जीत मिलनी तय है। बीजेपी के लिए यह बड़ी राहत है तो सपा के लिए यह बौखलाहट की वजह बन चुकी है। पूरी रिपोर्ट देखिए। जिला पंचायत अध्यक्ष की सबसे बड़ी जंग। वोटिंग से पहले सियासत के अजब गजब रंग। यूपी की 75 जिला पंचायत अध्यक्षों की सीटों के लिए वोटिंग और काउंटिंग में अभी करीब हफ्ते भर का वक्त है, पर नामांकन के साथ ही आंकड़ों का उलटफेर शुरू हो चुका है। इन 75 सीटों में से अभी तक 18 जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटों पर फैसला तय हो गया है। 17 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की निर्विरोध जीत निश्चित हो गई है। 12 सीटों पर सपा प्रत्याशी पर्चा भी दाखिल नहीं कर पाए, जबकि 4 सीटों पर सपा प्रत्याशियों का नामांकन खारिज हो गया। सबसे पहले पश्चिमी यूपी की बात करते हैं, जहां 6 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की निर्विरोध जीत तय हो चुकी है। इनमें गाजियाबाद से ममता त्यागी, गौतम बुद्ध नगर से अमित चौधरी, मेरठ से गौरव चौधरी, अमरोहा से ललित तंवर, आगरा से मंजू भदौरिया और मुरादाबाद से शैफाली सिंह के मुकाबले दूसरा कोई प्रत्याशी नहीं, यानी इनकी जीत पक्की है। इसी तरह अवध का रुख करें तो इटावा सीट से अंशुल यादव का निर्विरोध चुना जाना तय है, जबकि भाजपा की ओर से ललितपुर से कैलाश निरंजन, बांदा से सुनील पटेल, चित्रकूट से अशोक जाटव, झांसी से पवन कुमार गौतम और हमीरपुर से जयंती राजपूत की जीत तय है। पूर्वांचल की बात करें तो यहाँ की 5 सीटों पर भाजपा की जीत तय हो गई है। इनमें गोरखपुर से साधना सिंह, श्रावस्ती से दद्दन मिश्रा, गोंडा से घनश्याम मिश्रा, मऊ से मनोज राय और बलरामपुर से आरती तिवारी के नाम शामिल हैं। दरअसल 12 जिला पंचायत सीटों पर सपा के प्रत्याशी नामांकन ही नहीं कर पाए, जबकि 6 सीटों पर विपक्षी उम्मीदवारों के पर्चे खारिज हो गए। इनमें अमरोहा से सपा की सकीना बेगम, मेरठ से सपा की सलोनी गुर्जर, मुजफ्फरनगर से आजाद समाज पार्टी की तहसीन बानो, बांदा से सपा की रजनी यादव, गोरखपुर से सपा के आलोक कुमार गुप्ता और वाराणसी से चंदा यादव के नाम शामिल हैं। इनके अलावा आगरा, मुरादाबाद, बुलंदशहर, गोंडा, मऊ, चित्रकूट, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, बलरामपुर और श्रावस्ती में सपा प्रत्याशी अपना पर्चा भी दाखिल नहीं कर पाए। जाहिर है जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव में बढ़त बनाने वाली सपा के लिए ये किसी बड़े सदमे से कम नहीं। अब सपा ने अपने प्रत्याशियों को नामांकन से रोकने के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। प्रत्याशी और किरण यादव और उनके ससुर घर से नामांकन करने निकलते हैं, पुलिस उनको उठा के ले जाती है जंगल की ओर, बजाय कलेक्ट्रेट की ओर,
और जंगल पर 3 बजे तक उनको घुमाते रहते हैं। जब नामांकन का समय खत्म हो जाता है उन्हें छोड़ दिया जाता है, और ये करके 12 जिलों में नामांकन करने से समाजवादी पार्टी के लोगों को वंचित कर दिया, जैसे गोरखपुर, झांसी, मुरादाबाद, भदोही, चित्रकूट, श्रावस्ती, बलरामपुर, हमीरपुर, गोंडा, मऊ, ललितपुर, गाजियाबाद। एक तरफ जहां सपा ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है, तो दूसरी ओर पार्टी ने अपने उन 11 जिलाध्यक्षों को पद से हटा दिया है जिन जिलों में भाजपा के प्रत्याशी निर्विरोध जीत रहे हैं। इनमें आगरा के सपा जिलाध्यक्ष रामगोपाल बघेल, बलरामपुर के सपा जिलाध्यक्ष रामनिवास मौर्य, गोरखपुर के सपा जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद, गोंडा के जिलाध्यक्ष आनंद स्वरूप यादव, गौतम बुद्ध नगर के वीर सिंह यादव, मुरादाबाद के जयवीर सिंह, मऊ के धर्म प्रकाश यादव, भदोही के जिलाध्यक्ष विकास यादव, ललितपुर के जिलाध्यक्ष तिलक यादव और झांसी के सपा जिलाध्यक्ष महेश कश्यप के नाम शामिल हैं। 2022 की जंग से पहले जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को सियासी जोर आजमाइश के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, लेकिन 3 जुलाई को आने वाले अंतिम नतीजों से पहले इस उलटफेर ने भाजपा को बड़ी बढ़त दिला दी है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राष्ट्रपति के कानपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। आज अपने पैतृक गांव जाएंगे राष्ट्रपति, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सीएम योगी भी आज कानपुर जाएंगे। राष्ट्रपति के सभी कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम। सुबह 8 बजे कानपुर जाएंगे सीएम योगी। सीधे अब आपको लिए चलते हैं कानपुर सर्किट हाउस, जहां से शैलेश अरोड़ा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेश, बताइएगा आज सीएम योगी भी आने वाले, किस तरह के कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे? आस्था सीएम योगी जो है वो राष्ट्रपति के साथ कार्यक्रमों में रहेंगे और फिलहाल यहाँ कानपुर के सर्किट हाउस की एक तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है कड़ी कर दी गई है, ऑलमोस्ट अलर्ट मोड पर है सभी कुछ। जो तय कार्यक्रम था वो 8:15 बजे का था, यहाँ से राष्ट्रपति के प्रस्थान का। उसके बाद उनको 8:15 बजे यहाँ से हेलीपैड पर पहुँचना था और 8:35 पर उनके हेलीकॉप्टर को यहाँ से रवाना होना था। 9:05 पर पहुँचने का कार्यक्रम था, लेकिन फिलहाल जो शेड्यूल था उससे कुछ मिनट की देरी अभी चल रही है। अगर बात करें करीब 7 मिनट ऊपर हो चुके हैं फिलहाल, लेकिन फ्लीट लगना शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में यहाँ से राष्ट्रपति का काफिला जो है वो हेलीपैड के लिए रवाना होगा, जहाँ से एयरपोर्ट के हेलीकॉप्टर से वो पराख जाएंगे। और यहाँ से अगर हम एयरपोर्ट से बात करें, हेलीकॉप्टर से 30 मिनट की ये दूरी है, यानी जिस समय उनका हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा उसके 30 मिनट बाद वो पराख पहुँच जाएंगे और वहाँ पर कुछ कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद अगर बात करें तो दोपहर तक उनके कार्यक्रम चलेंगे। लगभग 12:30 बजे तक उनको पराख में रहना है और 12:30 बजे के बाद वहाँ से वो रवाना हो जाएंगे पुखराया के लिए। बहरहाल आसाम अपडेट देने के अलर्ट हो गया है यहाँ पर। बस कुछ ही देर में यहाँ से राष्ट्रपति की फ्लीट निकलने वाली है, जैसी सूचना मिल रही है। देखिए पूरी फ्लीट लग चुकी है अंदर। कुछ ही देर में राष्ट्रपति यहाँ से रवाना होंगे और जो उनके कानपुर देहात के कार्यक्रम होंगे वहाँ पर भी राष्ट्रपति जो है कुछ अपने परिचितों से भी मिलने वाले। इसके लिए विशेष व्यवस्था वहाँ पर की गई है, पंडाल जो बनाए हैं कार्यक्रम के, उसके साथ ही अतिथि गृह की भी व्यवस्था की गई है, जहाँ पर राष्ट्रपति मुलाकात करेंगे अपने परिचितों से। देखिए अपने कानपुर प्रवास के दौरान हमने कल भी देखा कि जिस तरह से यहाँ पर राष्ट्रपति ने पहले सर्किट हाउस में लोगों से तो मुलाकात की ही, 50 से ज़्यादा लोग थे जिनसे मुलाकात हुई। उसके बाद में राष्ट्रपति अपने एक दोस्त के अग्रवाल जो यहाँ सर्किट हाउस से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, 1 से 1.25 किलोमीटर, उनके घर गए, उनके परिवार से मिले, उनकी जो शादी की वर्षगांठ थी उसके कार्यक्रम में शामिल हुए। और अब यानी कुल मिलाकर देखिए ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्रपति कानपुर दौरे पर आए, इतने ऊंचे पद पर होने के बाद भी वो अपने पुराने लोगों को नहीं भूले हैं और यही वजह है कि उन्होंने कानपुर देहात में भी सबसे मिलने का कार्यक्रम तय किया है। कुछ खास लोग होंगे, उनके पुराने साथी होंगे, वो लोग जो शुरुआती दौर से उनके साथ जुड़े हैं उनके साथ होंगे। अलर्ट हो चुका है आस्था, बस कुछ ही देर में यहाँ पर काफिला रवाना होगा। आवाज़ सुनी जा सकती है। फ्लीट जो है यहाँ से बस बाहर निकलने वाली है, गेट खोल दिए गए, बैरिकेडिंग हटा दी गई है सर्किट हाउस के अंदर की। इस समय सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं आस्था। अंदर की बैरिकेडिंग जो है वो हटा दी गई, यानी गाड़ियों के निकलने का सिलसिला देखिए शुरू हो चुका है। तो बिल्कुल सर्किट हाउस से ताजा तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं शैलेश। गाड़ियों के निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। कानपुर में महामहिम है, आज क्या कार्यक्रम है वो हम आपको बता रहे हैं। खास बात है कि कई कार्यक्रमों में आज खुद सीएम योगी भी शामिल होने जा रहे हैं राष्ट्रपति के इन कार्यक्रमों में और तकरीबन 10 बजे के आसपास अपने पैतृक गांव कानपुर देहात रवाना हो जाएंगे। परौंठ जो कि पैतृक गांव है राष्ट्रपति का, आज वहां जा रहे हैं। गांव में कुल देवी जो पथरी देवी हैं, उनकी कुल देवी हैं, उनकी पूजा अर्चना करेंगे। मिलन केंद्र जाएंगे
पहले महामहिम का आवास ये हुआ करता था। वीरांगना झलकारी बाई इंटर कॉलेज परौंख जनसभा स्थल भी पहुंचेंगे। यहां पर आसपास ग्राम पंचायतों के 9 ग्राम प्रधान उनका स्वागत करेंगे। इस स्वागत समारोह में हिस्सा लेंगे राष्ट्रपति। 9:55 पर अपने गांव के लिए रवाना होंगे। सुबह 11:30 बजे भोगनीपुर के रामस्वरूप ग्रामोद्योग इंटर कॉलेज भी जाएंगे। कॉलेज के मैदान में स्वागत समारोह कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे राष्ट्रपति। कॉलेज में लंच के बाद अपने दोस्त सतीश मिश्र के घर पुखराया भी जाएंगे। उनसे मुलाकात करने और दोस्त से मिलने के बाद वो फिर कानपुर वापस आ जाएंगे।